नमस्कार, करियर लॉन्चर के वीकली राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीकली राउंड अप में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आई हूँ। जैसे इंडिया ने रशिया के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। या अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहे हैं, तो उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है जो हमें टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं, वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसने स्मॉल ग्रांट की स्थापना की है, या जो स्मॉल ग्रांट है उस प्रोग्राम को शुरू किया है। इंडिया में इसको किस तरीके से किया जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है इंडिया फ्रांस एग्रीइंग टू कोऑपरेट इन इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस का जो एक रिलेशन है उसको एक नया आयाम दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी न्यूज़ है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और इंडिया, मतलब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि इंडिया और रशिया के संबंधों को और नए तरीके से निखार के लाएगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अगर हम पहले टॉपिक की आज बात करें तो ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और इसमें जो स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई है। तो क्या है ये? तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है, इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया है। किस किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सो टेरी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। सो इन तीनों ने मिल करके इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम को जॉइंटली लॉन्च किया या इसका अनावरण किया है। अब अगर तीन बॉडीज इसमें शामिल हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे टेरी है, सो टेरी क्या करेगी? जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन करती है, या उसके ऊपर इसका ध्यान रहता है, इससे संबंधित जो भी विषय होते हैं उनके ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो यानी कि जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है, तो ये ग्रांटिंग जो होगी वो इसके जो रिसोर्सेज है उसको संरक्षित करने के लिए भी की जा सकती है। अगर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसमें शामिल है तो जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या विषय है उसके लिए भी ग्रांटिंग की जा सकती है। और विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका एक हिस्सा है, जो कि विश्व स्तर की जो चीज़ें होंगी या विश्व स्तर पर जो भी पर्यावरण से संबंधित या एनर्जी संरक्षण से संबंधित जो कार्य होंगे उसके लिए भी ये ग्रांटिंग की जाएगी। तो अपने आप में मिनिस्ट्री ही हमें काफ़ी सारी कहानियाँ कह देती हैं या इसका एक बैकग्राउंड हमें दे देती है। चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो प्रोग्राम है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमें यह बोलता है कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल पैसा भी देगा और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी हमें समझने में मदद करेगा। क्या है इस प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो है कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के साथ साथ क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटीज होगी उनके भी लाइफ में कुछ सुधार लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल हेल्प दिया जा रहा है, जो कि हमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन और रिजर्वेशन किया जाएगा, रिस्टोरेशन किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके भी जीवन में कुछ सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। 2022 ये 7th ऑपरेशनल फेज है इस प्रोग्राम का। इसके साथ ही जो ग्रांट है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दी गई हैं या दी जाएंगी। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकते हैं कि जिनका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं हो, जो पर्यावरण के लिए या कुछ ऐसे वैश्विक स्तर पे जो मुद्दे होते हैं या जो सामाजिक स्तर पे जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के ऊपर ये काम करता है। तो ये गैर सरकारी संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो कुछ और संस्थाएं हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संस्थाएं पर्यावरण के लिए या लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको उनकी पहचान की जाएगी और फिर ये ग्रांटिंग की जाएगी। इसके अलावा जो इसका एम है, तो इसका एम क्या करता है कि बिल्ड लोकल कम्युनिटीज़ कैपेसिटी, मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके क्षमता को बढ़ाना है ताकि वो लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या रिस्टोरेशन के प्रति कुछ काम कर सके। तो लोकल कम्युनिटी को अपने पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। जैसे कोई वर्ल्ड बॉडी आती है या ग्लोबल बॉडी आती है जो कि कहीं किसी भी स्थान के पर्यावरण के ऊपर या उसकी कंजर्वेशन या रिस्टोरेशन पे काम करती है, लेकिन जो वहाँ के पर्यावरण, किसी भी एक स्थान के पर्यावरण की जो ज़्यादा जानकारी है वो किसके पास होगी? स्थानीय लोगों के पास होगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोकल कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी को
कलेक्टिव एक्शन के द्वारा बढ़ाना है ताकि वो लोग एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे काम कर सके और इससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी को भी बढ़ावा मिल सकता है। मतलब ये सस्टेनेबली इसको कंजर्व या संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसका फोकस है वो भारत के 3 क्षेत्रों पर है। मतलब जो भारत में जो जोग्राफिकली जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्रों पर है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका हिमालयन रीजन, हाईलैंड, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जो कि एवरग्रीन, आप कह सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन का हिस्सा है। सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। फिर सेंट्रल सेमी एरिड रीजन, सेंट्रल रीजन और सेमी एरिड, मतलब जो जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ, और जो सेमी एरिड जोन है जहाँ पर थोड़ी बहुत आर्द्रता भी है और थोड़े बहुत डेजर्ट भी है, तो उन रीजन पे काम करेगा। इसके अलावा जो इंडियन कोस्टल रीजन है वहाँ पे भी कंजर्वेशन या फिर रिस्टोरेशन का काम किया जाएगा। अब देखो, अगर हम हाईलैंड की बात करें या सेमी एरिड रीजन की बात करें तो वहाँ के लोगों को जो स्थानीय पर्यावरण है उसकी जानकारी ज़्यादा होती है, तो इससे बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। और अगर कोई वर्ल्ड बॉडी इस पर काम करेगी, लेकिन वो तभी सफल होगा जब लोग भी उसमें अपना सहयोग या योगदान देंगे। इसके लिए इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो ये ग्रांटिंग की जाएगी जिसका फोकस रहेगा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? पर्यावरण को कंजर्व करके या उसका संरक्षण करके, और जो भी अभी तक एनवायरमेंटल लॉस हुआ है उसको रिस्टोर करके। जैसे कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुई है तो अफॉरेस्टेशन किया जाए या रिफॉरेस्टेशन किया जाए। अगर वाटर बॉडीज में पोल्यूशन है तो उसके ऊपर काम किया जाए ताकि पोल्यूशंस को ख़त्म किया जाए या उसको रिड्यूस किया जाए। सो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 1 बाय 1 इस पर काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है, तो इसकी कुछ डिटेलिंग्स पे अगर हम बात करें तो इसको पहली बारी 1992 में रियो समिट में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इसका फोकस था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट का संरक्षण किया जाए, और जो सोल्यूशन है वो कम्युनिटीज़ के ही हाथों में है, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इसकी जानकारी ज़्यादा होती है और उनको इसका लाभ भी डायरेक्टली पहुंचता है। और अगर एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि यदि आपको वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में कुछ सुधार करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्थानीय लोगों की मदद लें या स्थानीय स्तर पर उसकी शुरुआत करें। अगर स्थानीय स्तर पर शुरुआत होती है, वो सफल होती है, तो उसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो इनका जो काम है वो क्या है? थिंकिंग ग्लोबली, एक्टिंग लोकली। मतलब सोचो आप विश्व स्तर पर, लेकिन काम किस पे करो? लोकल या फिर स्थानीय स्तर पर, तभी आप इसमें सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही जो इसका एम है वो है एक बैलेंस क्रिएट करना, किसमें? लोगों की ज़रूरतों में। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट की जो ज़रूरतें हैं, मतलब अगर एनवायरनमेंट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन के साथ साथ खाने की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। मतलब जो पॉपुलेशन आप उसको फीड कराओगे, खाना खिलाओगे, खाने के लिए हमें लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना देना पड़ेगा। पॉपुलेशन के साथ साथ जो लैंड एरिया है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, उनको खाने के लिए भी जगह चाहिए, उनको रोजगार देने के लिए भी जगह चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो ज़मीन पे या लैंड सरफेस पे बढ़ता है। इसके लिए क्या होगा? अगर रहना है तो फिर कुछ ऐसी भी हमें इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है ताकि जो रेजिडेंस है उसको बढ़ाया जा सके। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। या एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना है तो भी अगर कोई फॉरेस्टेड जोन है या फिर जहाँ पर ग्रीनरी है तो उसको कट डाउन करके उसको एग्रीकल्चर के लिए उसको एक्सपांड करना पड़ जाता है। अब अगर ग्रीनरी या ग्रीन लैंड को आप एग्रीकल्चर के लिए या हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो, सो इसमें एनवायरनमेंट को ही लॉस हो रहा है। मतलब ये ह्यूमन नीड्स थी, ह्यूमन रिक्वायरमेंट थी, और इसका जो कॉस्ट है वो किसके कॉस्ट पर पूरा हो रहा है? एनवायरनमेंट के कॉस्ट पर पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि लोगों की ज़रूरतों को और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, दोनों में एक बैलेंस मेंटेन रहे। इसके साथ साथ जो ग्रांट है इसका इनिशिएटिव लोकल सिटीजन्स को दिया जाना चाहिए, सिविल सोसाइटी को दिया जाना चाहिए, और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इसमें योगदान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और उनका जो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में
ये चीज़ देखा जाएगा कि वो कितना योगदान दे पाते हैं। इसके साथ साथ जो शैक्षिक या फिर वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनका भी योगदान यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान होगा जिसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस या संस्थाओं का योगदान लेना आवश्यक हो जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडिया और फ्रांस से है। सो इंडिया फ्रांस ने क्या किया, अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पे इनके कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंडो पैसिफिक रीजन, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। तो इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, और इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कैसी हैं, वो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। सो या तो लीस्ट डेवलप्ड होंगी या फिर डेवलपिंग होंगी। तो ये जो पूरा एरिया है, जो ये सर्कल है, ये हमारा क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के बीच में फॉल करता है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि LDCs हैं, तो इंडिया और फ्रांस क्या करेंगे कि इन्होंने जॉइंटली कुछ डिसीजंस लिए हैं, अग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों ही लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करेंगी या उसके ऊपर कुछ काम करेंगी। सो अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस का ये अग्रीमेंट आया है कि ये दोनों क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेटअप करेंगे। किसके तहत? इसका नाम है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। की हाइलाइट्स की बात करें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है या इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, इसका सेटअप किया जाएगा या इसको शुरुआत की जाएगी। और ये जो फंड है ये क्या करेगी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को सपोर्ट करेगी। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है। सो इंडो पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल इनोवेशन सॉल्यूशंस को का विस्तार किया जाएगा, या उसकी पहले शुरुआत की जाएगी फिर उसका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इंडियन बेस्ड इनोवेशंस है या जो स्टार्टअप कंपनीज है जो कि थर्ड कंट्रीज में अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को सेटअप करेंगी, तो उसके लिए इनको सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग मिलेगी। इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका एक्सप्लोरेशन होगा। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और स्टार सी प्रोजेक्ट्स है। सो इन प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो उसको भी एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। और आप सबको पता ही होगा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें इंडिया के साथ साथ फ्रांस इसका दूसरा पार्टनर था। और इन लोगों ने जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम सनरेज पड़ती हैं, तो उन कंट्रीज़ को बूस्टअप किया था, उनके मोटिवेशन को, ताकि ये लोग सोलर एनर्जी का निर्माण कर सके। सो जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं उतना किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो सेपरेट ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया जो ये प्रोग्राम है, जो ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है या जो ट्राइलेटरल प्रोग्राम्स है उसको भी पुशअप करेगा। और इसके जो ये ट्राइलेटरल प्रोग्राम्स होंगे ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ, ये लोग किस फील्ड में काम करेंगे? मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया और फ्रांस का जो ये फ्रेमवर्क है या ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है, ये स्टार्टअप्स को बूस्टअप करेगा या इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको बूस्टअप करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, सो दैट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनको कुछ हेल्प मिल सके। और जो सेपरेट ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स होंगी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ, तो ये लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पे काम करेंगे। इसके साथ जो फ्रांस है ये इंडिया के लिए एक ये स्टैंड लेगा कि परमानेंट सीट के लिए UNSC में ये फिर से जो डिमांड है उसको रखेगा। जैसे इंडिया को परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि हमेशा इसकी डिमांड को डिक्लाइन कर दिया जाता है। तो फ्रांस इसका एवरग्रीन पार्टनर है, तो क्योंकि ये फ्रेमवर्क दोनों साथ इसमें काम कर रहे हैं, तो फ्रांस क्या करेगा, इंडिया का जो पक्ष है कि इंडिया को परमानेंट सीट दिया जाना चाहिए, उस पर ये अपनी डिमांड को और जोर देगा। इसके साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक के लिए बनाई जाएगी। क्या होगा इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी में? इसमें दोनों कंट्री मिल करके मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशंस, इन मुद्दों पर जो कि काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, और उसकी मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, तो इन काफ़ी गंभीर मुद्दों के ऊपर दोनों ही कंट्री मिलकर के काम करेंगी।
ये अपने आप में एक तरीके से इंडिया और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत करने के कुछ जरिए हैं। चलिए इसके साथ हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया। अब ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया का एक इकोनॉमिक फोरम है जो कि रशिया की ईस्टर्न कंट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाई गई हैं, और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो इसका हिस्सा है, और इसमें उनका काफ़ी योगदान भी है। और इंडिया और रशिया अभी हाल के दिनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ इंडिया यूएसए से अपने रिश्तों को सुधारने में लगा है, दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने एवरग्रीन पार्टनर रशिया को नाराज़ न कर दे, क्योंकि रशिया और चाइना की नज़दीकियाँ 2 सालों में काफ़ी बढ़ती हुई देखी गई हैं। और अगर हम परमानेंट सीट की बात करें इंडिया की, जो कि उसका एक कंटिन्यूअस डिमांड है कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट दिया जाना चाहिए, जहां पर रशिया ऑलरेडी P5 का मेंबर है, पर रशिया ने इंडिया का दोस्त होते हुए इस डिमांड को आगे नहीं बढ़ाया और उसने बस एक स्टैंड लिया कि वो चुप रहा। तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रशिया को कॉन्फिडेंस में रखे, और बाकी के जो P5 मेंबर्स हैं उसके साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक है, अगर हम चाइना को छोड़ दें तो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होती रहती हैं, और ये आज की नहीं, काफ़ी पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। और इसी वजह से कोविड-19 में भी देखा गया, कोविड-19 टाइम पे भी देखा गया, जब चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी तो रशिया ने एक फर्म स्टैंड लिया, जिसमें ना तो वो चाइना की तरफ दिखा और ना ही वो इंडिया की तरफ दिखा। तो और चाइना और रशिया के जो रिलेशंस है वो काफ़ी वार्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ज़रूरी है कि रशिया के साथ मिलकर के प्लेटफॉर्म्स को शेयर करें और वहां पे कुछ योगदान दें। तो इसी के तहत हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और इंडिया का रशिया के साथ रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आगाज़ हुआ, वहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ आई और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो फोरम है इस साल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये फोरम है ये इस साल कहाँ पर हुआ? व्लादिवोस्तोक, जो कि रशिया का एक सिटी है। और जब भी ये इकोनॉमिक फोरम होता है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये व्लादिवोस्तोक में ही इसका हेल्ड किया जाता है या इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए अगर हम फोरम की बात करें तो क्या है, ये एक इंटरनेशनल फोरम है, मतलब यहाँ ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक फोरम बनाया गया है जो कि एनुअली व्लादिवोस्तोक रशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पर क्या जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनको एनकरेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहाँ पर? रशिया के ईस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है, जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, या फार ईस्ट आप कह सकते हो, तो वहाँ पर जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो रशिया ईस्टर्न पार्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इससे रशिया का ईस्टर्न पार्ट भी डेवलप होगा और रशिया और दूसरी कंट्रीज़ के रिश्ते भी सुधरेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के रिश्ते भी सुधर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट है, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के द्वारा किया गया था इन 2015 में, मतलब 2015 से ये फोरम चला आ रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंस है या जो विशेषता है वो क्या है कि एक बहुत ही एक की प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो कुछ मुद्दे हैं, जो रशिया और विश्व से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि जो इश्यूज़ इन वर्ल्ड इकोनॉमी या रीजनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल चैलेंजेस जो कि रशिया और दूसरी कंट्रियों के द्वारा या दूसरे देशों के द्वारा फेस किए जाते हैं। तो ये मैरीटाइम इश्यूज़ भी हो सकती हैं, ये रीजनल लेवल पे भी इश्यूज़ हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी कुछ जो मुद्दे हैं जो कि इन फील्ड से संबंधित है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी के कुछ मुद्दे हुए, जैसे कोविड-19 में हमने देखा कि सिर्फ जब कोविड-19 शुरू हुआ तो जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई। इसके साथ साथ जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स या डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स पे भी काम किया जाएगा, और ग्लोबल चैलेंजेस जो कि रशिया और दूसरे देशों द्वारा फेस किए जाते हैं उसके ऊपर भी ये लोग उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। फोरम का बिजनेस प्रोग्राम
है और इस बिजनेस प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया जाता है, जैसे कि जो भी बिजनेसेस हैं या बिजनेस डायलॉग्स हैं पार्टनर कंट्रीज़ के साथ, उस पर ये लोग चर्चा करते हैं, बिजनेस प्लान को बनाते हैं। और इन पार्टनर कंट्रीज़ में आसियान भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आसियान जो कि 10 देशों का साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुप है, ठीक है। और क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये एक फोरम मिल करके अब ये 10 देशों का जो आसियान है वो 10 कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है, तो ये 10 देशों मिल करके क्या करते हैं, रशिया के साथ इस फोरम को साझा करते हैं और साथ में मिल करके ये लोग बिजनेस डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करते हैं। अब अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्या है, तो पहले तो आप ईस्ट एशियन जो रशिया की जो ईस्ट रीजन है उसको समझिए। वो कौन सा ईस्ट नेशन है या ईस्ट कंट्रीज, सॉरी ईस्ट रीजन आप कह सकते हो, नेशन नहीं, ईस्ट रीजन। तो ये जो पूरा एक हिस्सा है वो रशिया का ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न रीजन आप कह सकते हो, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात करने के लिए ये एक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया है 2015 में। तो अगर जो ये फोरम है इसका जो एम है वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। मतलब जो कंपनीज है, जो मेंबर नेशंस है, वो क्या करेंगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करेंगी रशिया के फार ईस्ट रीजन में। इसके अलावा रशिया को एशियन ट्रेडिंग रूट से कनेक्ट भी करेगी, मतलब ट्रेडिंग रूट्स को भी कनेक्ट किया जाएगा रशिया से, और अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जाएगा एशिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ। और जो इसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो रशिया के ऑल टाइम फेवरेट पार्टनर्स हैं, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो ये चारों कंट्रीज इसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा और भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मेजर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडिया उसका एक हिस्सा है। अब इंडिया का रोल इस फोरम में क्या है, तो इंडिया का जो रोल है, या आप कह लो कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस फोरम में, वो ये है कि इंडिया एनर्जी में कोऑपरेट करेगा या एनर्जी में इसका कोऑपरेशन होगा। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म, डायमंड इंडस्ट्रीज, आर्कटिक सर्कल, तो यहाँ पर रशिया का साथ इंडिया को मिलेगा। इसके लिए इंडिया भी इसमें इंटरेस्टेड है, या उसका इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि है इसमें, और इंडिया इसमें इसलिए इन्वेस्ट भी करता है। इसके अलावा 2019 में इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर की थी रशिया के फार ईस्ट रीजन में, ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से इंडिया का एम है कि वो खुद को रीजनल या खुद को इंटरस्टेट इंटरैक्शंस में इन्वॉल्व करे रशिया के साथ। तो इससे क्या होगा, दोनों के रिश्तों में सुधार आएगी। और जो कि आजकल बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस को लेकर के, और खास करके जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इंडिया इसमें न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिया को सभी के साथ रिश्तों को मेंटेन करके चलना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया को रशिया को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से खुश रखने की आवश्यकता हो सकती है। तो रशिया के साथ इंडिया अपने रिश्तों को मेंटेन करके चलता है, डिफेंस पार्टनरशिप भी है इनकी, और काफ़ी सारे फील्ड्स में भी हम इन दोनों के रिश्तों को देख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और यहाँ पर इंडिया का क्या रोल रहा है और उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम और अगले न्यूज़ आर्टिकल्स में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।